अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कफ़ता की चंचला और आप सबको हमारे प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आज हम आप सब के लिए एक बिल्कुल ही नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है लेप्रोस्कोपिक एंड थोरैकोस्कोपिक पीडियाट्रिक सर्जरी। और इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बिल्कुल ही नए मेहमान मौजूद हैं। तो आइए उस मेहमान से मिलते हैं जो हैं डॉक्टर अली रज़ा ब्रोही साहब, और जो पेशे के लिहाज से एक पीडियाट्रिक सर्जन हैं और ये नवाबशाह में डीन ऑफ फैकल्टी हैं सर्जरी डिपार्टमेंट में, और इसके साथ साथ एचओडी भी हैं पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो आइए इनसे मिलते हैं और इसी टॉपिक के ऊपर हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये बताएं कि ये जो लेप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक पीडियाट्रिक सर्जरीज हैं, ये होती क्या चीज़ है? अच्छा, जो लैप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक सर्जरी है, ये इसका दूसरा नाम है की होल सर्जरी, मतलब स्कारलेस सर्जरी या की होल सर्जरी। इसमें होता ये है कि जैसे कन्वेंशनल जो ऑपरेशंस होते हैं सारे एब्डोमेन के या चेस्ट के, वो नॉर्मली हर सर्जन कर लेता है, जैसे खोल के कर लेता है। जैसे पेट को खोल के लेप्रोटमी बोलते हैं उसको, और चेस्ट में खोलते हैं तो थोरैकोटमी बोलते हैं, या ओपन करके करते हैं। तो ये ओपन सर्जरी से डिफरेंट है। मीन्स ये वो सर्जरी है जिसमें आपको बगैर खोले की होल 3 या 4 सुराख करके, चाहे वो एब्डोमेन का प्रोसीजर हो, चाहे चेस्ट का प्रोसीजर हो, वो सेम सर्जरी करनी होती है जो कि आप ओपन सर्जरी में कर रहे होते हैं, लेकिन बगैर खोले होती है। तो ये इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी और थोरैकोस्कोपी, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो। सर इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एक बड़े ओपन सर्जरीज में किए जाते हैं, तो उससे क्या मुख्तलिफ होते हैं? हाँ, इंस्ट्रूमेंट जो लैप्रोस्कोपी और थोरैकोस्कोपी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो उनका साइज़ डिफरेंट होता है। जैसे एडल्ट में बड़े आदमी में या बड़े एज वाले ग्रुप में जो यूज़ होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बड़े होते हैं। उनके हैंडल भी लॉन्ग होते हैं और उनका साइज़ भी बड़ा होता है, उनकी थिकनेस भी बड़ी होती है। तो उसके लिए जो सुराख होता है, वो भी बड़ा होता है। जो बच्चों में होते हैं, वो 3 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर के होते हैं, और एडल्ट में 10 मिलीमीटर के होते हैं। तो उनकी लेंथ, क्योंकि एब्डोमेन की और चेस्ट की जो कैविटी है, वो बच्चों में और एडल्ट में डिफरेंट है, तो इसलिए उसकी लेंथ और उसकी जो थिकनेस है इंस्ट्रूमेंट की, वो भी डिफरेंट होती है। लेकिन प्रोसीजर करने का तरीका सेम होता है, मतलब जो टेक्नीक है वो सेम होती है कि आप चाहे एब्डोमेन में, चेस्ट में, किसी भी एज करें, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं होंगे, तो आपका वो प्रोसीजर हो नहीं सकेगा। तो इंस्ट्रूमेंट छोटे होते हैं, पतले होते हैं बच्चों में। सर ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें हम लेप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक प्रोसीजर्स बच्चों में कर सकते हैं? अच्छा, बहुत सारे ऑपरेशंस तो कॉमन होते हैं, जैसे एडल्ट में भी आपने सुने होंगे। बच्चों में बहुत सारे एब्डोमेन के प्रोसीजर हैं, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, या गॉल ब्लैडर का होता है, या टेस्टिकुलर प्रॉब्लम होते हैं, अनडिसेंट टेस्टिस होता है, या बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ सिस्टिक लीजन होते हैं एब्डोमेन में, या बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। कुदरती ऐसे बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं ड्यूडेनम में, या मैल न्यूट्रिशन, या एक्लेज़िया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लैप्रोस्कोपी के पॉसिबल होता है। वो चाहे 1 दिन का बच्चा हो, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, तो उसमें पॉसिबल होता है। तो वो एब्डोमेन के तो ये प्रोसीजर हैं। चेस्ट में जो है वो बहुत सारे और प्रोसीजर होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होते हैं। एब्डोमेन का जो लैप्रोस्कोपी है इज़ डिफरेंट फ्रॉम थोरैकोस्कोपी। जो थोरैकोस्कोपी प्रोसीजर होते हैं, चेस्ट में होते हैं, वो जो ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू हैंडल हैं, और फिर वो एक्सपर्टाइज़ ज़्यादा चाहिए होती है उसमें। सर चेस्ट के अंदर ऐसे कौन से ऑपरेशन है जो आपको याद है कि बहुत मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन है? चेस्ट में जो है ना, वो चेस्ट में अगर आप की होल सर्जरी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। और पीडियाट्रिक थोरैकोस्कोपिक सर्जरी में आपके जो चेस्ट में जो भी ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट हार्ट, मतलब हार्ट की जो स्पेसिफिक सर्जरी होती है वो कार्डियक वाले करते हैं। और बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ईसोफेगस है, खाने की नाली है, या लंग्स हैं, स्पेशली लंग्स की सर्जरी होती है, जैसे लोब निकालना, सेगमेंट निकालना, पूरा लंग निकालना, या डायफ्राम, काफ़ी सर्जरी होती है कुदरती करनी होती है, जैसे इसोफेजियल एट्रीज़िया है, डायफ्रामेटिक हर्निया है, जिसमें कभी-कभी जो डायफ्राम होता है कुदरती, उसमें होल होता है,
और उसमें फिर आंतें ऊपर चली जाती हैं, वो पैदाइशी होती हैं। तो वो भी आप जो है वो 3 सुराख करके, 4 सुराख करके सारे आप सर्जरी कर सकती हैं। तो ये नॉर्मली तो यही डिज़ीज़ होती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दूसरी डिज़ीज़ भी होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो भी आप इसमें पॉसिबल होता है। तो ऑलमोस्ट सारी कंडीशन जो बच्चों की हैं, चेस्ट की एक्सेप्ट हार्ट, वो आप कर सकते हैं थोरेकोस्कोपी में। तो वो भले नियोनेट हो या इन्फेंट हो या बड़ा बच्चा हो। तो हमारा जो एज ग्रुप है वो क्योंकि 1 दिन से लेकर 12 साल तक है, तो जो भी बच्चे इस डिज़ीज़ में आएँगे, तो उसमें हम चेस्ट का सारा प्रोसीजर कर सकते हैं, पॉसिबल है। सर, ये जो बच्चों में लेप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं, तो इनमें क्या फ़ायदे हैं? मतलब अगर ओपन के मुकाबले ये किस तरीके से बेहतर है? कुछ इसके एडवांटेजेस हैं? बहुत सारे एडवांटेज हैं। देखें, ये तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का एरा है ना, ये तो एडवांस एरा है जहाँ पे हर बंदा चाहता है कि मुझे स्कार भी कम हो, कॉस्मेसिस भी हो, लुक भी अच्छा हो, ट्रॉमा भी कम हो। और सर्जरी में जैसे पहले ऑपरेशन एब्डोमेन का हो तो आपको पूरा बड़ा चीरा लगाएँगे और उसमें स्टिचेज़ भी लगेंगे, चेस्ट का भी इसी तरह होता है। तो अगर आप स्कार लगा रहे हैं तो उसमें पेन भी है, वुंड भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं, फिर हॉस्पिटल स्टे भी है। तो अगर आप बगैर खोले कर रहे हैं, तो उसमें तो ये चीज़ें नहीं है, ना स्कार है, ना वुंड है, ना पेन है और हॉस्पिटल स्टे भी कम है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब लैप्रोस्कोपी या थोरेकोस्कोपी सर्जरी करते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बच्चों जैसे एक एडल्ट होता है, तो एडल्ट में ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको गुज़ार चुके होते हैं ना, 40-50 साल या एज गुज़ार चुके होते हैं। लेकिन बच्चों का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी 1 साल के बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, लैप्रोस्कोपिकली या थोरेकोस्कोपिकली, तो उसको तो बहुत सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो जो कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट होता है या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, ट्रॉमा का, ज़ख्म का, वुंड का, वो उसमें सारी उम्र रहता है। अगर किसी को एब्डोमेन पे बहुत बड़ा ज़ख्म है, तो वो तो उसको याद रहेगा, वो फिर कॉस्मेटिकली वो फिर एब्डोमेन दिखाएगा भी नहीं। कभी-कभी होता है कि आपको बड़ा स्कार होता है, आप स्पोर्ट्स में भी हिस्सा नहीं लेते, ना आप कोई बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज़ हैं, वो नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक्सपोज़ करना पड़ता है, बॉडी बिल्डिंग है। तो ये बड़े फ़ायदे होते हैं कि लॉन्ग टर्म बच्चों में बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ द ट्रॉमा वो ज़्यादा दिनों तक रहता है इन बच्चों में अगर आप ज़्यादा ट्रॉमा दें। तो मेरे ख़्याल में ये बेसिक एडवांटेज तो यही हैं इसमें। सर, आप किसी भी बच्चे में डिसाइड कैसे करते हैं कि इनको लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर ही करना है या ओपन करना है? या सारे बच्चों में आप लेप्रोस्कोपिक कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। होता ये है कि लैप्रोस्कोपिक या थोरेकोस्कोपिक स्पेशली जैसे मेरा एक्सपर्टाइज़ चेस्ट में ज़्यादा है, तो आप इस पे डिसाइड नहीं करते कि कौन-सा प्रोसीजर है। डिसीज़न इस पे होता है कि कौन कर रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पीठ सर्जरी में बहुत सारे ऐसे सभे डॉक्टर हैं जो कंसल्टेंट हैं, एक्सपर्ट भी हैं, जो कि ओपन सर्जरी बहुत अच्छी भी करते हैं। लेकिन डिसीज़न मेकिंग ये होता है कि अगर कोई एक्सपर्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल लैप्रोस्कोपी में, थोरेकोस्कोपी में, तो वो चाहेगा कि उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। और आजकल के दौर में जहाँ गूगल है, हर बंदा जो है वो शॉपिंग कर लेता है ऑन गूगल कि किस डॉक्टर को दिखाना है। तो ये भी सर्च कर लेगा कि मेरे बच्चे के लिए क्या एडवांटेज है। तो उनको आजकल के दौर में सबको पता है कि अगर मिनिमल स्कार होगा, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होगी या लेस स्कार होगा तो उसके ज़्यादा एडवांटेज होंगे। तो वो डॉक्टर डिपेंड करता है डॉक्टर कौन-सा कर रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ओपन सर्जरी ही सिर्फ़ आ रही है, तो वो सिर्फ़ ओपन सर्जरी ही करेगा। लेकिन अगर किसी को दोनों आ रही हैं, तो वो चूज़ करेगा कि ज़ाहिर है उसको लैप्रोस्कोपी करे, वो ओपन नहीं करेगा। तो ये डॉक्टर डिपेंडेंट भी है और पेशेंट की चॉइस भी होती है। पेशेंट खुद भी ढूँढते हैं और डॉक्टर भी डिपेंड करता है कि कौन-सा पेशेंट कौन से डॉक्टर के पास लैंड किया है। अगर मेरे पास लैंड करेगा, तो मैं तो मेजॉरिटी यही करता हूँ थोरेकोस्कोपिक और बगैर खोले चेस्ट का हो या ऑपरेशन या एब्डोमेन का हो। तो मेरे पास होगा तो मेरी प्रेफ़रेंस तो फर्स्ट ये होगी कि मैं बगैर खोले करूँ। लेकिन अगर कोई ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा जिसको ये नहीं आती होगी, तो वो एक ही ऑप्शन बताएगा कि इसका सर्जरी ऐसे ही होती है। तो आप पॉसिबल ये होता है कि मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दें फर्स्ट ऑफ ऑल। उसका चाहे ओपन करें या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करें, एडवांटेज बच्चे को हो और फ़ायदा हो और उससे 100% रेमेडी हो। ये नहीं है कि अगर किसी को लैप्रोस्कोपी थोड़ी नहीं आती है और वो ओपन ना करे और वो उस पे ट्राई करे तो वो भी नुकसानदेह है। तो मेरे ख़्याल में ये डिसीज़न मेकिंग होता है, पेशेंट पे भी, अटेंडेंट पे भी और डॉक्टर जिसको विज़िट कर रहा है उस पे भी होता है। सर, हमने कई बार सुना है कि जिन बच्चों का वज़न पैदाइश के बाद कम होता है या प्रीमैच्योर बच्चे अगर पैदा होते हैं, तो उन पे हम नॉर्मली ओपन प्रोसीजर्स नहीं कर पाते। तो ये जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है, क्या हम उन बच्चों पे भी कर सकते हैं? आजकल के दौर में क्योंकि इतना एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी कि
रोबोटिक भी आ गई है, तो इंस्ट्रूमेंट इतने ज़बरदस्त फाइन इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि अगर जैसे मैं बहुत सारे बच्चे मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जहाँ काम करता हूँ नवाबशाह में, तो वहाँ पे 2 किलो का बच्चा भी होगा ना, 2 केजी का बच्चा, 1.5 किलो का बच्चा भी होगा, तो उसमें भी लैप्रोस्कोपी होती है, थोरेकोस्कोपी होती है। वो पॉसिबल है, हमने करते हैं, ये रूटीन है हमारा। तो ये तो क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है। पहले ये मुश्किल होता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बच्चों में लैप्रोस्कोपी होती नहीं थी। 2008 में ही हम शुरू हुई है यहाँ पे, उससे पहले भी होती थी, लेकिन जो सही से शुरू हुई है, वो हम लोगों ने शुरू की है, हमारा ग्रुप है पाकिस्तान में, हमने शुरू की है। तो उसमें ये है कि ये है, लेकिन ये है कि अगर आप प्रीमेच्योर में, लो बर्थ वेट में अगर आप सर्जरी कर रहे हैं लैप्रोस्कोपी, तो उसके लिए जो सर्जरी होती है, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं पेट में, पेट को फुलाने के लिए, कैविटी बढ़ाने के लिए। तो उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बॉडी पे या प्रीमेच्योर पे या न्यूनेट पे, उसके ज़्यादा होते हैं। तो ये भी ख़्याल करना होता है कि ये उसके लिए नुकसानदेह तो नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि अगर छोटा बच्चा है, प्रीमेच्योर है या न्यूनेट है, उसके लिए एक्सपर्ट बंदा करेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, होती है, रूटीनली होती है। हमारे पास तो होती है, बिल्कुल। सर, हमने इतने सारे फ़ायदे की बात की कि लेप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक सर्जरीज़ के अंदर बहुत फ़ायदे होते हैं, स्कार फॉर्म नहीं होता। तो क्या इसके कोई ड्रॉबैक्स भी हैं? इसके नुकसान भी अगर देखा जाए तो फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन्ड नहीं है और अगर लर्निंग कर्व में है और सीख रहा है, तो उसके नुकसान भी होते हैं। काफ़ी ऐसे इन बिटवीन सर्जन होते हैं, जो कि एक एक्सपर्ट होता है, एक होता है कि ओपन में एक्सपर्ट है। तो अगर वो ओपन में एक्सपर्ट है और वो एवरेज है लेप्रोस्कोपी में, थोरेकोस्कोपी में, तो आपके ख़्याल में मेरे ख़्याल में अगर वो ओपन करेगा तो ज़्यादा फ़ायदा देगा, लेकिन लेप्रोस्कोपी करेगा तो उसको नुकसान देगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है और उसका कितना एक्सपर्टाइज़ है, तो नुकसान भी हैं इसके। इसके जैसे ओपन सर्जरी में आपको लिबर्टी होती है कि आप चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, पेट खुला हुआ है, सीने खुला है, आपके कंट्रोल में होती हैं और कंट्रोल में होती हैं, आप स्ट्रक्चर हाथ में है, ब्लीडिंग हो गई तो कंट्रोल कर लिया। और बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, आपकी हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है। लेकिन अगर आपके लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं, तो उसमें आपका सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे ब्लीडिंग हो गई तो आपको अगर एक्सपर्ट हैं तो कंट्रोल कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। तो ये थोड़े ड्रॉबैक भी हैं कि मेरे ख़्याल में तभी पॉसिबल होता है, जब आपके लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज़ ज़्यादा हो और आपका एक्सपीरियंस हो इसमें। सर, आपने अभी बताया कि 2008 में बच्चों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ की शुरुआत पाकिस्तान में आपने की। तो हुँ। अब पाकिस्तान में कौन-कौन से शहरों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ परफ़ॉर्म की जा रही हैं? हुँ। अच्छा 2008 में तो मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने शुरू की, लेकिन शायद उससे पहले कुछ जनरल सर्जरी के लोग भी बेसिक प्रोसीजर करते होंगे, जैसे अपेंडेक्टमी या अंडरसेंटेसिस या इस तरह की चीज़ें शायद होती हों। लेकिन जो फॉर्मली शुरू हुआ है, क्योंकि आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट इन पाकिस्तान। तो 2008 में मैंने ट्रेनिंग शुरू किया, तो फिर हम लोगों ने ग्रुप भी बनाया, तो 10-15 साल से हम लोग ट्रेनिंग दे भी रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। तो उसमें काफ़ी शहरों में जैसे हर शहर में होती है, लेकिन अब किस लेवल की होती है या क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये तो डिफरेंट है। जैसे बड़े शहरों में भी शुरू हो गई हैं, बहुत है छोटे शहरों में भी शुरू हो गई है। लेकिन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज़ वो हर जगह डिफरेंट है। जैसे हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तो हमारा तो रेफरल सेंटर है, तो हमारे पास तो सब चीज़ होती है, चेस्ट की हो या एब्डोमेन की हो। लेकिन कहीं ऐसे भी डॉक्टर होंगे जो बेसिक लेवल पे होंगे या इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे, तो वो चीज़ कर रहे होंगे जो कि वो कर सकते हैं। तो हो तो रहा है बहुत सारे शहरों में, क्योंकि 2008 से आज तक 16 साल में हम लोग ऑलमोस्ट सारे सिटीज़ में वर्कशॉप भी कराए हैं, ट्रेनिंग भी दी है और बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी किया है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक्सपर्टाइज़ होने में तो टाइम लगता है, तो अभी वो उस स्टेज से कर रहे हैं। कुछ लोग इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँच गए हैं, कुछ लोग अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं। लाहौर, कराची बहुत सारे बड़े सिटीज़ में अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली सारी चीज़ें करने के लिए वो एक टाइम फ्रेम है, तो वो तो चाहिए होता है, वो अभी उसमें लैकिंग है। सर, इन सर्जरीज़ से रिलेटेड ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद हो अभी तक कि बहुत मुश्किल पेश आई हो उस सर्जरी के दौरान, या ऐसे कोई किस्सा कि जिसमें फैमिली को कोई और डॉक्टर ना मिल रहा हो इस सर्जरी के लिए और आपने बहुत अच्छी तरीके से उस सर्जरी को परफ़ॉर्म किया हो? हुँ। ऐसे तो बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं जो हमने सक्सेसफुल किए हैं और वो जो इम्पॉसिबल सर्जरीज़ भी की हैं हमने, ऐसे ऑपरेशंस भी किए हैं जो बच्चे न्यूनेट या इन्फेंट छोटे बच्चे वेंटिलेटर पे थे, हमने उनको वहाँ पे से भी ऑपरेट किया और वो
सर्वाइव किया उन्होंने, जिस किसी का लंग निकाला या किसी को खाने की नाली जोड़ी, किसी को चेस्ट में से ट्यूमर निकाला, सिस्ट निकाली या एब्डोमेन में ऑपरेशन किए। लेकिन एक बच्ची थी जो 6 साल की बच्ची थी जो मेरे ख़्याल में पेशावर से बिलॉन्ग करती थी, पेशावर से भी आगे बिलॉन्ग करती थी, तो उनके बच्चे को एक ऑपरेशन पहले हुआ था इस्लामाबाद में। वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्सा ये था कि वो ऑपरेशन हुआ हुआ था, उसको कुदरती खाने की नाली बंद थी, उसके बाद फिर उसकी खाने की नाली बंद हो गई, टाइट हो गई बिल्कुल। तो वो उसको डायलिटेशन प्रोग्राम भी था, फिर वो बच्ची ना पानी पा रही थी, ना खा पी रही थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं जा रहा था, उसके स्ट्रक्चर बन गया था। तो वो पेशावर के बाद उन्होंने दे कंसल्टेड मैनी सिटीज़, सब सिटीज़ में गए, फिर वो क्योंकि पढ़े-लिखे लोग थे, तो उन्होंने फिर ऑनलाइन फंडिंग रेज़ भी किया क्योंकि दे वर नॉट अफोर्डिंग के एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में करा सकें। या इंग्लैंड से भी उनको डॉक्टर ने कंसल्ट किया या यूएसए के डॉक्टर ने कंसल्ट किया, तो फिर उनको रेफ़रेंस मिला वहाँ से क्योंकि मैं वहाँ एक जगह काम करके आया था यूएसए से, वहीं से रेफ़रेंस मिला कि आप इन डॉक्टरों को एक बार मिल लें, पूछ लें, क्या पता ये करें। तो फिर वो गूगल किया, फिर सर्च किया, फिर मेरे पास आए, पेशावर से आए और वो बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, 6 साल की, वो खाने की नाली बिल्कुल बंद थी। फिर हमने उनका ऑपरेशन किया। ऑल्दो इट वाज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, लेकिन डिफ़िकल्ट था। लोगों ने उसमें डराया कि भई बच्ची मर जाएगी, टेबल मर जाएगी। लेकिन वो इट वाज़ पॉसिबल सर्जरी, फिर हमने की सर्जरी की, वो सर्वाइव किया उसने। एक मतलब ज़ीरो कॉम्प्लिकेशन के साथ वो गई। वो आज तक बिल्कुल उसको 2-3 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं, फ्रेश केस है। तो वो अभी तक सही है माशाल्लाह। जो पानी नहीं पीता पाती थी, वो मुझे कभी-कभी वीडियो भेजती है, वो कभी बर्गर खा रही है, कभी हर वीडियो मेरे साथ शेयर करती है, तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, कभी मुझे मौका मिला तो आपको शेयर करूँगा। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग था कि वो दे वर वेरी हैप्पी। वो पढ़े-लिखे लोग थे, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत परेशान थे कि जो 6 साल से बच्ची को लेके घूम रहे थे और कहीं से रेमेडी नहीं मिल रहा था और फिर हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसको रेमेडी मिल गई छोटे शहर में। तो ऑब्वियसली वो टेक्नीक थी कि वो हमने उसको अप्लाई किया और वो सेव हो गई बच्ची। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था एक वो मेरे लिए कि वो बड़े मुझे भी खुशी हुई कि वो एक बच्ची सही हो गई। सर, अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़े हुनर से नवाज़ा है, तो आप इस हुनर को क्या खाली पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेशनली भी आप इस हुनर को दूसरे पेशेंट्स पे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं हम पाकिस्तान में तो हमारा एक ट्रेनिंग ग्रुप है। हम लोग 5-6 लोग हैं, लेप्रोस्कोपी थोरेकोपी में हम ट्रेनिंग देते हैं मुख्तलिफ शहरों में। तो हम रेगुलरली हर साल एक वर्कशॉप कराते हैं, लाइव सर्जरी भी करते हैं, वर्कशॉप भी कराते हैं। वो चाहे किसी सिटी में भी हो, पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, सवात में, कराची में। तो कुछ हमारी टीम में कराची बेस्ड हैं, लाहौर बेस्ड हैं और एक पूरी अच्छी टीम है। अच्छा, उसके बाद हम पाकिस्तान में ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये थोरेकोस्कोपी सर्जरी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि मेरा एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे भी मेरा एक नाम हो गया है। तो मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में लाइव सर्जरी भी की है, तो मैंने इजिप्ट में, ट्यूनीसिया में, यूएई में काफ़ी जगह प्रेज़ेंटेशन भी किए हैं और बहुत जगह लाइव सर्जरी भी की है और लाइव सर्जरी कॉम्प्लेक्स होती है बहुत कि आप थोरेकोस्कोपिक लोबेक्टमी करें या इsoVAGL करें या चेस्ट का कोई ऑपरेशन करें लाइव, तो वो डिफ़िकल्ट होता है। वो तो इंटरनेशनली भी मैं ट्रेनर हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ, बाहर तो मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में जाता हूँ और सिखाता हूँ। तो ये एक ऑनर है और नेशनली मैं नेशनल की चीफ़ कोऑर्डिनेटर भी हूँ अपने उसमें, तो कंट्री को रिप्रेज़ेंट भी करता हूँ। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड फॉर माय एसोसिएशन एंड फॉर माय कंट्री, तो ये मैं रिप्रेज़ेंट करता हूँ उसको। सर, अगर हमारे नाज़रीन को आपसे राब्ता करना हो या कोई ओपिनियन लेने हो या कंसल्टेंसी करवानी हो, तो आपको कहाँ पर आके दिखा सकते हैं अपने पेशेंट को? अच्छा, उसके 2 तरीके हैं। एक तो फिज़िकली दे कैन कम टू मी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, वहाँ पे जहाँ मैं काम करता हूँ नवाबशाह में। वो तो ऑब्वियसली जहाँ पे जिसको ट्रीटमेंट चाहिए होती है, वो वहाँ पे डॉक्टर को ही ढूँढता है ना। जैसे अगर किसी को ट्रांसप्लांट कराना होता है, तो ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाएगा। तो अगर किसी को लैप्रोस्कोपी करानी है, की होल सर्जरी करानी है या स्कारलेस सर्जरी करानी है, तो वो सर्च करता है। तो दे कैन गूगल एंड दे कैन फाइंड आउट कि कौन-कौन कर रहा है, तो वो पता लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करता हूँ। ऑनलाइन ये है कि आपको अगर दूर बैठे हुए हैं तो मेरे नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट विद माय असिस्टेंट एंड दे विल वो आपको टाइम देंगे और फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन होगी, तो उसमें उनकी ट्रैवलिंग थोड़ी सेव हो जाएगी और वो जो एडवाइस है वो मैं उनको उस पे दे सकता हूँ वीडियो कंसल्टेशन पे। तो बाकी अगर फिज़िकली देखना होगा तो आई कैन कॉल देम, वो उनको बुला सकता हूँ वहाँ पे। और ये एक फैसिलिटी है कि नवाबशाह में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, तो ये एक ब्लेसिंग है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल है में जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अगर कोई किसी सिटी में भी है, किसी को भी कोई इश्यू है लैप्रोस्कोपी का, थोरेकोस्कोपी का, कोई भी सर्जरी रिक्वायर्ड है, तो वो दे कैन हैव ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, एसआईसीएच है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर है, फुल फैसिलिटी है।
और वो दोनों सेक्टर में हैं, तो आपको गरीब के लिए वो नहीं है कि गरीब है तो वो नहीं करा सकता, तो वहाँ पे आएँ तो फ्री ट्रीटमेंट होगी। तो अगर कोई अफोर्डिंग है तो वो ज़ाहिर है वो प्राइवेट कराते हैं, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी नज़र में पेशेंट का सही होना सही इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट मिले, और जहाँ पे भी अच्छा डॉक्टर है वो उसको फाइंड आउट करके उसकी रेमेडी मिले, तो हमारे लिए तो ये ब्लेसिंग है। तो मेरे ख़्याल में दे कैन कॉन्टैक्ट मी, उसको कॉन्टैक्ट अगर सर्च करेंगे तो वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एड्रेस भी है। सर, हमारे जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं जो पीडियाट्रिक सर्जरी से बिलॉन्ग करते हैं या रेज़िडेंट हैं, तो उनके लिए आपका कोई छोटा-सा मैसेज? अब मैसेज ये है कि देखें, हर फ़ील्ड अच्छी होती है। पीडियाट्रिक सर्जरी इज़ अ वेरी लवली फ़ील्ड, जिसमें बहुत सारे लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, कंसल्टेंट दोनों ही ग्रुप के हैं, ज़्यादा लड़कियाँ भी हैं, तो इंटरेस्ट तो किसी का भी हो सकता है। लेकिन ये अच्छी फ़ील्ड है, इसलिए अच्छी है कि इसलिए अच्छी नहीं कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए अच्छी है कि जो है वो इसमें जो जो डिज़ीज़ेज़ हैं वो ज़्यादा कवर होती हैं। जैसे एब्डोमेन की बहुत सारी, चेस्ट की बहुत सारी, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा डेवलप होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे एक बंदा होता है सिर्फ़ एक चीज़ कर रहा है, जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें, गायनिक ले लें, तो उसमें लिमिटेड ऑपरेशन होंगे। जैसे ईएनटी का डॉक्टर होगा तो लिमिटेड करेगा। हमारे पास ये होता है कि अगर पीडियाट्रिक सर्जन है तो वो एब्डोमेन की सारी सर्जरी करेगा, चेस्ट की भी करेगा, प्लास्टिक भी करेगा, यूरो भी करेगा, मतलब एवरीथिंग ही इज़ डूइंग, तो इन ही इज़ एन्जॉयिंग। और फिर ये अभी ये जो एडवांसमेंट है, जैसे ये पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी है, तो इस क्योंकि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का दौर है, तो इसमें क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो सकता है, अगर कोई इस फ़ील्ड में आए और इस एरिया को ऑप्ट करे, तो मेरे ख़्याल में इसका अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि इसमें स्पेस है, और उसमें शाइन भी कर सकते हैं, अपना नाम भी बना सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में इट्स अ वेरी गुड फ़ील्ड टू वर्क, और मेरे ख़्याल में काम वहाँ करना चाहिए जहाँ पे आप एन्जॉय करें। तो मैंने फ़ील्ड चूज़ ये इसीलिए की थी कि आई एन्जॉय माय वर्क, 2 चीज़ें मैं एन्जॉय करता हूँ, एक एन्जॉय माय वर्क जो मैं कर रहा हूँ, और फिर आप फ़ील्ड को भी एन्जॉय करें। पैसे तो सेकेंडरी आते हैं पीछे आपके, आप अगर एक्सपर्ट हैं तो पैसे पीछे वैसे ही आते हैं आपके। लेकिन अगर आप एन्जॉय नहीं कर रहे हैं और एक्सपर्ट नहीं हैं, तो फिर वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। तो मेरे ख़्याल में इट्स इंटरेस्टिंग फ़ील्ड, वन मस्ट ऑप्ट, और मेरे ख़्याल में फॉर जूनियर, फॉर रेज़िडेंट, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी अगर करना चाहें तो दे आर वेलकम। मेरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है नवाबशाह का, अगर दे वांट टू कम, या कहीं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, हर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग सेंटर है, तो दे कैन सेलेक्ट द सुपरवाइज़र जो भी उनको मास्टर ट्रेनर लेना चाहे, तो उसके हिसाब से वो अपने आप फ़ील्ड चूज़ कर सकता है। बहुत अच्छी फ़ील्ड है मेरे ख़्याल में। थैंक यू सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने का बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी मच और फॉर आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की, लोगों हुँ। को नहीं मालूम था लेप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक बच्चों के अंदर भी प्रोसीजर्स किए जा नहीं, रहे नहीं, हैं थैंक यू आजकल। वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया एंड हैविंग मी इन योर जो है शो, और फेमस आपका वैसे भी शो है, अच्छा होता है। भट्टी साहब प्रोड्यूसर हैं माशाल्लाह, वो फेमस हैं, वो खुद एक्सपर्ट हैं, और फॉर द लास्ट 40 इयर्स ही इज़ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो मेरे ख्याल में इट्स अ ऑनर फॉर मी दैट यू हैव इनवाइटेड मी, एंड आई हैव शेयर नॉलेज विद यू। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर अली रज़ा बरोई साहब मौजूद थे और इन्होंने लेप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक प्रोसीजर्स के बारे में बताया कि बच्चों में किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस सूरत हाल में किया जाता है और इनके क्या कॉम्प्लिकेशंस और एडवांटेजेस हैं। तो इसी के साथ हमारा शो यहीं पे इख्तिताम पे पहुंचता है, और अगर आपको इस शो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो, कोई कमेंट्स देने हैं, या अगर आप नेक्स्ट कोई दूसरा शो देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर और ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा। इसी के साथ मुझे और हमारे आज के मेहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।